नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस जो 5000 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है उसके अंदर। ठीक है, तो इससे जो पहले हमारी 3 या 4 वीडियो आ चुकी है जो आप देख सकते हैं। इसके अंदर हम ये जो पीटी 365 है वो सारी की सारी कवर करेंगे, और जो स्टैटिक्स से संबंधित ये सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट बुक्स है ये सारी की सारी बुक कवर करेंगे। आज हम इसके अंदर जो पीटी 365 और जो प्राचीन भारत का इतिहास है इससे संबंधित 3 या 4 चैप्टर हैं उससे संबंधित कवर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा पीटी 365 की जो पॉलिटी की है उससे संबंधित है। कहता है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची का संबंध। तो भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? तो वो हमारी संबंधित है केंद्र राज्य संबंध से संबंधित, क्योंकि 7वीं अनुसूची के अंदर तीनों जो स्टेट यानी जो लिस्ट है उनका जिक्र किया गया है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और दूसरी है संवर्त सूची। और इसमें यह भी कहा गया है कि कोई ऐसा कम मामला हो जो अवशिष्ट प्रकार का कोई मुद्दा हो या कोई वस्तु हो जिसके अंदर क्या भी कोई क्षेत्र की बात हो तो उसके पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? संसद को होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार हम देख लेते हैं ये सारे के सारे चीज़ें। हमारी जो संघ सूची है, पहली सूची जिसको हम संघ सूची बोलते हैं, इसके अंदर जो संसद केवल इस पर कानून बना सकते हैं। इसके अंदर जैसे रक्षा, विदेश मामले, रेलवे, बैंकिंग से संबंधित मामले आते हैं वो किसके? संघ सूची के अंदर आते हैं। इसमें क्या थे? अभी वर्तमान में इसके अंदर 100 यानी कितने 100 विषय है, और मूल में इसमें कितने थे? 97 थे। फिर उसके बाद में दूसरी अनुसूची जिसको हम राज्य सूची के नाम से जानते हैं, इस पर क्या होते हैं? राज्य विधानमंडल कानून बना सकते हैं। इसके अंदर जैसे लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं दांव एवं जुआ से संबंधित जो इसमें क्या था? अभी 61 विषय हैं और मूलतः इसमें कितने थे? 66 विषय थे। तीसरी जो हमारी अंतिम विषय है जिसको हम बोलते हैं संवर्त सूची। ठीक है, तो इसके अंदर राज्य और संसद दोनों कानून बनाते हैं, मगर जब एक कानून एक ऐसे सूची हो, एक ऐसा निर्णय हो जिस पर संसद भी कानून बनाती है और राज्य विधानमंडल भी कानून बनाती है, तो ऐसे पक्ष में जो संसद का जो कानून होगा वो क्या होगा? मान्य होगा। ठीक है, तो इसके अंदर मूलतः कितने थे? अभी इसमें 52 विषय है और पहले इसमें कितने थे? 47 विषय इसमें मूलतः थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत और राज्य का साधारण बहुमत। ठीक है, तो संसद कोई कानून जैसे विशेष बहुमत से और राज्य उसको साधारण बहुमत से। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया भारतीय संविधान की जो 9वीं अनुसूची को संशोधित करती है? तो कौन सी है ये हमारी? ये हमारी केवल और केवल 3, जैसे इसके ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो इसका जो तीसरा है, अगर 9वीं अनुसूची के अंदर हमें संशोधन करना है तो उसके लिए हमें संसद से विशेष बहुमत और राज्य की जो विधानसभा होगी उनसे हमें साधारण बहुमत की क्या होगी? आवश्यकता होगी। तो इसका जो सत्य होगा वो क्या होगा? इसका केवल और केवल 3, और असत्य पूछा जाता है तो आंसर होगा इसका 1। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं, इसका विकास कैसे कैसे हुआ था। तो सबसे पहले 1861 के अंदर भारतीय परिषद अधिनियम 1861 आया था। अंतर्गत प्रांतीय विधान परिषदों का प्रावधान किया गया था और इसमें जो पर्याप्त भारतीयों का प्रतिनिधित्व दिया गया था। फिर उसके बाद में 1982 का जो लॉर्ड रिपन ने प्रस्ताव ने निर्वाचन, नगर पालिका और परिषदों और ग्रामीणों और जिला बोर्डों की क्या की थी? शुरुआत की थी या स्थापना की थी। फिर 1909 का जो भारतीय शासन अधिनियम आया था, जिसे हम कहते हैं मार्लियामेंटो सुधार भी बोलते हैं, ने भी प्रांतीय परिषद को और अधिकारों प्रदान किए थे और इसमें भारतीय प्रतिनिधित्व वृद्धि हुई थी। अगला है 1909 के अंदर आया था भारतीय शासन अधिनियम, जिसे चेम्सफोर्ड अधिनियम सुधार अधिनियम भी बोलते हैं। इसमें भी केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को क्या किया था? सीमांकन किया था करके और उन्हें पृथक कर दिया था। यानी इसने क्या किया था? केंद्रीय विषय और जो प्रांतीय विषय थे उनको अलग अलग कर दिया था। कहीं ना कहीं इसने भी क्या किया था? जो शक्ति पृथकीकरण के सिद्धांत को क्या किया था? परिभाषित किया था। उसके बाद में हमारा जो 1935 का जो अधिनियम आया था उसके अंदर हमने जो 3 विषय बनाए थे उसके अंदर विधायी शक्तियाँ और विवरण योजना में 3 सूचियों का निर्धारण किया था। कौन कौन सी सूची? जो अभी हमने जिक्र की थी। ठीक है, तो उसके अंदर जैसे संघ सूची थी जिस पर से ब्रिटिश सरकार कानून बना सकती, राज्य सूची या प्रांतीय सूची थी जिस पर कुछ यानी राज्य, और एक थी आरक्षित सूची थी जिस पर क्या था? गवर्नर कानून बना सकता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्या था? निम्न में से कौन से संविधान संशोधन हेतु संसद के विशेष और राज्य के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है? तो इसमें से कौन कौन से ऐसे हैं जिसके लिए हमें संसद से तो विशेष बहुमत की और राज्य से साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी? तो पहला है हमारा राज्य राष्ट्र के निर्वाचन विधि के अंदर, यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा उसकी विधि में अगर कोई परिवर्तन करना हो, संघ और राज्य की शक्ति में अगर विस्तार करना हो, या सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय की स्थापना करनी हो, या
उनसे संबंधित कोई कानून हो या संघ में राज्यों का प्रतिनिधित्व हो, ठीक है, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व हो। तो ये जो तीनों के तीनों ही हैं जो हमारी संघीय व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, इसलिए ये सारे के सारे अगर संशोधन करने हैं तो इसके लिए ये वाली व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें संसद से विशेष बहुमत और राज्य से साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी। तो हमारा सही आंसर इसका हो गया ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला कहता है जो रेपियन सिद्धांत का संबंध निम्न में से किससे है। तो ये भी हमारा पीटी 365 से, जिसके अंदर कहा गया जो रेपियन सिद्धांत है वो हमारा जल के उपयोग से अधिकार से संबंधित है। तो ये न्यूज़ कैसी थी, इसमें क्या था, जो हरियाणा और पंजाब के बीच में जो सतलज यमुना नदी का जो विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से क्या था, जो पंजाब ने क्या किया था, ये एक सिद्धांत है जिसमें कहा था भी जिस भूमि के अंदर यानी जिस नहर या नदी के आसपास की जिसकी भूमि है उसी में उसके जल निकालने का क्या होगा, अधिकार होगा। तो यही इस चीज़ का जिसको हमने क्या कहा था, रेपियन सिद्धांत कहा था, ठीक है। तो उसके अंदर था, तो ये यूपीएससी के अंदर पूछा जा सकता है। अगला क्या कहता है, राज्य विवाद अधिकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन राष्ट्रपति विवेकानुसार कर सकता है। कौन सी, राज्य विवाद प्राधिकरण। अगला, अधिकरण का निर्णय पक्षों पर, जो विवादित पक्षों पर क्या होगा, बाध्यकारी होगा। सॉरी ये गलत लिखा, क्या होगा, बाध्यकारी होगा। तो इसका जो दूसरा कथन है वो हमारा सत्य है और पहला कथन है वो क्या हमारा गलत हो जाता है। तो आंसर नंबर बी होगा इसका सही आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। जो राज्य नदी विवादों से जुड़े संवैधानिक प्रावधान, सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारी जो 7वीं अनुसूची है जिसमें हमने पता है इस प्रकार के जो हमारे जो राज्य सूची और संघ सूची होते हैं। अनुच्छेद 262 जो कि अंतरजलीय नदियों और नदी घाटी जल से संबंधित विवादों के न्याय निर्णय देता है। अनुच्छेद 262 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संसद में अंतर्राज्यीय जल विवाद परिषद, ठीक है, अधिनियम 1956 पारित किया गया था, ठीक है। और इसी 56 के तहत हमने क्या किया था, केंद्र को राज्य अंतर्राज्यीय नदी विवाद के न्याय निर्णय के लिए अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल गठन करने का अधिकार दिया था। अधिकरण का निर्णय अंतिम और विवादित पक्षों से संबंधित क्या होगा, पक्षों पर क्या होगा, बाध्यकारी होता है, ठीक है। और एक सेकंड ये थोड़ा सा मिटा लेते हैं, सही दिख जाए। अगला कहता है जो अंतर्राज्यीय जो नदी जल विवाद संशोधन अधिनियम मूल अधिनियम के तहत विवादित निपटारा तंत्र को प्रतिस्थापित करता है और इसके लिए विवादित समाधान समिति और विवाद निपटान के लिए स्थायी अधिकरण के गठन का भी प्रावधान करता है, ठीक है। तो ये जो हमारा अधिनियम में वह क्या करता है, एक समिति के गठन की भी बात करता है, साथ ही साथ ये एक स्थायी अधिकरण यानी एक प्रकार की ट्रिब्यूनल की भी बात करता है। तो ये कुछ है जो जिससे हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जो रावी व्यास और सतलज से है वो किससे संबंधित विवाद है, वो हमारा पंजाब हरियाणा और राजस्थान के मध्य में विवाद है। अगर नर्मदा नदी की हम बात करें तो वो है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के मध्य में। अगर इसके बाद में हम क्या करें, जो मॉडल या फिर महानदी की अगर हम बात करें, सॉरी जो महादेवी नदी है उसकी बात करें हम, तो ये थी गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के अंदर विवाद है। अगर हम कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी पर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का क्या है, विवाद है। पेरियार नदी उस पर तमिलनाडु और केरल का विवाद है। अगर हम कावेरी नदी की बात करें तो इसके अंदर कर्नाटक, तमिलनाडु, केरी और पुदुचेरी का क्या है, विवाद है। अगर गोदावरी की अगर हम बात करें तो इसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा और मध्य प्रदेश का भी जो यानी विवाद चलता रहता है। इसके बाद में जो वंशधारा है उस पर विवाद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का इसके अंदर जो विवाद आपस में चलता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या कहता है, संविधान की 9वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस सूची का विकास प्रथमतः संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो 9वीं अनुसूची थी उसका जो किया गया संशोधन यानी जो जोड़ी गई थी संविधान के अंदर, वो पहले ही संविधान संशोधन 1951 के अंदर जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची मौलिक अधिकारों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर न्यायिक समीक्षा से मुक्ति प्रदान करवाता। तो ये बात गलत हो जाती है, क्योंकि जब कहता है भी जो यानी न्यायालय ने व्यवस्था देखी, अगर जो 9वीं अनुसूची मूल ढांचे को प्रभावित करती है तो वह न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आती है, मगर किसी भी मामले से संबंधित नहीं है, ठीक है। सामान्यतः है तो वह न्यायिक समीक्षा से परे है, मगर अगर वह मूल ढांचे को प्रभावित करती है तो क्या होगी, वह न्यायिक समीक्षा की उसकी की जा सकती है। तो दूसरा कथन हमारा गलत हो जाता है, तो आंसर हो गया हमारा इसका केवल ए। यही है जो अभी यह क्या भी झारखंड विधानसभा ने जो रिक्त सरकारी पदों और सेवाओं के आरक्षण के लिए हमने कितने 77% करने से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि यह विधेयक तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि केंद्र सरकार 9वीं अनुसूची में इसे शामिल नहीं कर देगी।
अब 9वीं अनुसूची हमने देखा था, अभी हमारा जो पहला संविधान शोधन 1951 के तहत लाया गया था, इसमें मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से बाहर रखना था। इसके अंदर जो IR जो कोल्हम बना तमिलनाडु राज्य के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए कानून मूल ढांचे की अवधारणा के तहत न्यायिक समीक्षा के क्या होंगे, अधीन होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी राज्य में अशांति फैल जाने पर उस राज्य या किसी क्षेत्र में आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जिसको अफसा के भी लागू किया जा सकता है, निम्न में से यह किसकी सिफारिश पर लागू किया जाता है। तो ये हमें पता है, ये किसके, राज्यपाल और प्रशासक की सिफारिश पर ये एक्ट लागू किया जाता है, जिसके अंदर जो हमारी आर्म फोर्स होती है उनको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं और उन्हें मृत्युदंड देने तक का भाई अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, अगर किसी स्थिति के अंदर अशांति फैल जाती है या फिर प्रशासन वहाँ पर कानून व्यवस्था बनाने में फेल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या लगाया जाता है, अफसा लगाया जाता है। ठीक है, और ये एक राज्य में, पूरे राज्य में भी और राज्य के किसी क्षेत्र में भी लगाया जा सकता है। एक सेकंड, इसका सॉरी एक एक्सप्लेनेशन था, वो देखते हैं आगे आता है। तो बाकी ये 9वीं अनुसूची वाला यहाँ आ गया। क्या कहता है, अंतर्राज्य परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक संवैधानिक निकाय है, जिसका गठन राष्ट्रपति गृह मंत्रालय के अधीन करता है। इसकी अध्यक्षता गृह मंत्रालय द्वारा की जाती है, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके अंदर शामिल होते हैं। इसका जो मुख्य कार्य है, नीतियों और कार्यों के बीच में बेहतर समन्वय स्थापित करना होता है। पूछा गया है इसका सत्य कथन, तो इसका जो दूसरा कथन है वो गलत हो जाता है, पहले दो कथन इसके क्या है, सत्य हैं। जबकि जो इसकी अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, हमारे PM के द्वारा की जाती है, न कि गृह मंत्री के द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए हमारे अगला, ये थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं भी। जो ये हमारा किसके अंदर जिक्र है, ये हमारा अनुच्छेद 263 के अंदर इसका जिक्र है। जो राष्ट्रपति गृह मंत्रालय के अंदर इसकी क्या करता है, स्थापना करता है। इसके अध्यक्ष के तौर पर प्रधानमंत्री होते हैं और सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं और जो केंद्रीय मंत्री इसके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। जिन्हें केंद्र शासित प्रदेशों में विधान सीमाएं और मुख्यमंत्री तथा विधानसभाओं के केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक सभी सदस्य होते हैं। और स्थायी समिति अध्यक्ष के रूप में इसकी जो स्थायी समिति होती है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं, न कि इसकी अध्यक्षता करते हैं। स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में 10 केंद्रीय मंत्री भी इसके अंदर शामिल होते हैं। ये क्या कार्य करती है, राज्यों के बीच जो विवाद होते हैं उससे जांच से संबंधित ये कार्य करती हैं। उन विषयों की जांच करना और उन पर चर्चा करती है जो दो राज्य अथवा राज्यों व संघ के समान साझे हित हो, और नीति और कार्यों में बेहतर समन्वय के लिए भी ये कार्य सिफारिशें देती है। अगला क्या कहता है, स्वायत्त जिला परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 5वीं अनुसूची में कहे गए मैंने की गई है और कार्य जिसके अंदर कार्यवाहक, विधायिका और न्यायिक शक्तियां के साथ की गई है। जो इसकी स्थापना किसमें, 5वीं अनुसूची में कौन सी, कार्यवाहक स्थिति, विधायिकी शक्ति और न्यायिक शक्ति इनको प्रदान की गई है। परिषद के सभी सदस्यों को वयस्क मताधिकार द्वारा चुना जाता है। तो पूछा गया इसका जो सही कथन, तो इसके जो दोनों के कथन गलत है, तो आंसर हो गया इसका डी। तो हमारी जो स्वायत्त जिला परिषद हैं वो क्या, उसकी स्थापना हमने किसी 6ठी अनुसूची के तहत की गई है। तो 6ठी अनुसूची के तहत किसके अंदर जो कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियां भी इसको उपलब्ध करवाई गई है। 6ठी अनुसूची के अंदर कौन कौन से राज्य आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जाते हैं, और उनके जनजातियों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान किया गया है। वर्तमान के अंदर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में के अंदर में जो 10 ADI मतलब जिसको स्वायत्त जिला परिषद है, कहाँ पे, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अंदर। अगर हम संरचना की बात करें तो इसमें कम से कम 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से 4 क्या होते हैं, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, मनोनीत किया जाता है, और 26 का क्या होता है, चुनाव होता है। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल होता है वो कितना, 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल को स्वायत्त जिला के क्षेत्रों का विस्तार करने और उन्हें घटाने या उनके नाम बदलने का भी क्या होता है, अधिकार होता है। परिषद को दीवानी, सिविल यानी आपराधिक, क्रिमिनल मामलों की न्यायिक समीक्षा भी प्रदान की गई है, यानी इसको क्या दी गई, एक प्रकार से न्यायिक शक्तियां भी प्रदान की गई है। इन परिषदों का क्षेत्राधिकार संबंधित उच्चतम न्यायालय ने जो हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार के क्या आता है, अधीन आता है। ठीक है, तो अगर कोई विवाद होता है तो इसके अंदर हाई कोर्ट इंटरफेयर करता है। अगला कहता है, महाजन आयोग का संबंध निम्न में से किससे है, तो ये हमारा किससे है, तो ये सीमा विवाद से संबंधित है हमारा महाजन आयोग। क्या कहता है भी जो महाजन आयोग है वो किससे, जो हमारा जो झारखंड यानी जो कुछ राज्य थे उनके बीच में अगर सीमा विवाद था तो उनके लिए इस आयोग का क्या किया गया था, गठन किया गया था।
चलिए अभी जो हमारा जो ये जो नए हमारे जो PT 365 के जो क्वेश्चन थे पॉलिटी के वो हमारे ख़त्म हो चुके हैं। अभी जो हमारी ये हमारा जो प्राचीन भारत का इतिहास है जिसकी हमने बुक देखी थी उस बुक से संबंधित ये क्वेश्चन है। सबसे कहता है भाई पैलेस्टाइन युग में जलोढ़ मृदा द्वारा निर्मित मैदानों का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। दूसरा कहता है प्राचीन काल में संसार का एकमात्र क्या कहता है, संसार का एकमात्र माध्यम नदियां थीं जिससे वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर आया जाता था। तो सही कथन पूछा गया है। तो अगर ये बात कहना भी एकमात्र, उसके अलावा कोई दूसरा था ही नहीं, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर क्या हुआ था, लोगों ने कहा हमने पशुओं को पालना भी शुरू कर दिया था। तो पशुओं के माध्यम से भी हम सामान का क्या करते थे, आदान प्रदान किया करते थे। हाँ, ज़्यादातर मामलों में नदियों का उपयोग किया जाता। भारी सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने के लिए हम नदियों का उपयोग करते थे। और जो अशोक के जो स्तंभ थे उनको भी नदियों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया गया था। ठीक है, तो सही पूछा गया है। तो हमारा पहला कथन तो सही है, दूसरा कथन गलत हो जाता है, तो आंसर नंबर हो गया इसका ए। ठीक है, अगला कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा कालीन लोग टीन की प्राप्ति राजस्थान से किया करते थे। तो ये बात सही है। सातवाहन साम्राज्य में बने शीशे के सिक्कों का विकास आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ था। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो पूछा गया सत्य कथन, इसके दोनों ही कथन क्या हैं, सही हैं। तो आंसर हो गया हमारा इसका सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पाटलिपुत्र प्राचीन काल में महत्वपूर्ण नदी यानी महत्वपूर्ण राजधानी स्थापित हुई थी, तो जिसका एक मुख्य कारण क्या था। तो इसका जो मुख्य कारण था, क्योंकि जो पाटलिपुत्र थी वह तीनों ओर से नदियों से घिरी हुई थी। ठीक है, तो इसका जो सही कथन बी है। कैसे, तो जो पाटलिपुत्र थी वह गंगा नदी से, घाघरा नदी से, कृष्णा नदी से, सोन नदी से घिरी हुई थी, जिसके कारण ये कहता है काफ़ी यानी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान था। इसके आसपास नदियाँ होने के कारण यहाँ पर पानी का स्रोत अच्छा खासा था, यहाँ ट्रांसपोर्ट भी आसानी से हो सकता था, और कृषिगत भूमियाँ भी यहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में थी। तो इसलिए बी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला कहता है प्राचीन काल में जो शुद्ध निपात यानी क्या था, शुद्ध निपात निम्न में से क्या था। ये क्या था, ये एक प्रकार का जो हमारा ऐतिहासिक ग्रंथ था, जिसके अंदर महात्मा जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने गांव की रक्षा के बारे में जिक्र किया था। तो ये क्या था, एक प्रकार का हमारा ऐतिहासिक ग्रंथ था शुद्धिनाथ। ठीक है, और ये किससे संबंधित था, ये हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित था। तो यूपीएससी में ये भी पूछा जा सकता है ये ग्रंथ किससे संबंधित था, जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म कुछ ऑप्शन दिए हों, तो ये हमारा किससे संबंधित था, बौद्ध धर्म से संबंधित था। अगला कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो एस्ट्रो एशियन भाषा मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती थी। दूसरा कथन कहता है इंडो आर्यन भारत में बोले जाने वालों की संख्या सबसे अधिक थी। तो पूछा गया सही कथन, तो उसका जो पहला कथन है वो तो सही है, मगर दूसरा कथन इसका क्या है, गलत है। यानी जो ऑस्ट्रो एशियन थी वह दो प्रकार की भाषाएं थी। एक को तो हम बोलते थे मोन खेरम और दूसरों को मुंडा। जो मोन खेरम थी वह लगभग मेघालय और खासी जयंतिया पहाड़ियाँ थी वहाँ पर बोली जाती थी, जबकि जो मुंडा थी वह लगभग जनजातीय क्षेत्रों में बोली जाती थी, जैसे झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के अंदर जो संथाल जनजाति रहती थी तो वहाँ पर ये जाति बोली जाती थी। तो पहला कथन हमारा सही हो जाता है। और जो कोई इंडो आर्यन थी वह क्या थी, जो हमारी जो सबसे कम बोली जाती थी, ये इससे माना जाता है ये जो लोग थे भारत में बाहर से आए थे। ठीक है, लगभग ये जो भाषा थी वह लगभग हमारे ईरान के आसपास ये भाषा बोली जाती थी। तो सही आंसर होता है हमारा इसका, यानी पहला सही होता है, तो आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो नेग्रिटो प्रकार के लोग अंडमान निकोबार व तमिलनाडु के अंदर रहते थे, उसके बाद में और मेगोलाइटिस हिमालय क्षेत्र में रहने वाले छोटे कद वाले मनुष्यों का एक समुदाय था, और अगले थे कोकेसाइड के यानी जो मनुष्य था वह क्या था, सबसे विशालतम शारीरिक संरचना वाला था। तो पूछा गया इसका सही कथन, तो इसके तीनों के तीनों कथन हमारे सही हैं, तो आंसर नंबर हो गया डी। तो ये क्या थी, जो मानव की बनावट थी उसके हिसाब से जो मानव थे अलग अलग स्थानों पर रहा करते थे, तो उनके बारे में जिक्र किया गया। जो नेगेटिव थे वह जो उनकी जो हाइट थी वह कम थी, दुबले पतले से होते थे, उनके जो चेहरे थे वो भी थोड़े से पतले थे। तो इसको और ये कहाँ पर, हिमालय क्षेत्र के अंदर रहते थे, और साथ ही सॉरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये क्या करते थे, रहा करते थे। तो मेगोलाइट यानी ये कहते हैं, उसके बाद में मेगोलाइट थे, वे तो नेगोलाइट से उससे थोड़े से हाइट के अंदर बड़े थे, मगर ये फिर भी दुबले पतले थे, शारीरिक इनकी क्या थी, थोड़ी कमजोर थी, मगर ये
यानी इसी क्षेत्र के अंदर, हिमालय क्षेत्र के अंदर रहा करते थे, जिसमें हमारा असम आ गया और ये जम्मू कश्मीर टाइप के जो एरिया थे, इस टाइम के जगह पर ये रहते थे। साथ में जो कोकेसाइड जो है वो क्या होते थे, थोड़े से हम कहते हैं कि भाई लंबे शरीर के होते थे, तीखी इनकी नाक होती थी, शरीर पर काफ़ी बाल होते थे। तो इस प्रकार के जो मानव समुदाय था, जिसको हमने क्या कहा था, कोकेसाइड के मानव के रूप में वर्गीकृत किया था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ आप वीडियो को यानी अपने ग्रुप या कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।